हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 जो कि आप देख सकते हो आपकी बुक में बच्चों पेज नंबर 55 पर गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले बच्चों कुछ वीडियोस आ चुके हैं। कौन से वीडियोस सर? हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको पढ़ाए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के हमने आपको स्पेशल पैरेललोग्राम पढ़ाए हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है रेक्टेंगल, ठीक है, हमने स्क्वायर पढ़ाया आपको, हमने रोम्बस पढ़ाया है, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के जो पैरेललोग्राम हैं इनकी जो वीडियोस हैं, यानी कि 3.4 से पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख लें, तो ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपसे खुद पे खुद बन जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, बट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले के प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग देख लें। कहाँ मिलेंगे? पिन कॉमेंट चेक करिए, पिन कॉमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, इसके पहले के प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, इसके पहले के वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट कह रहा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होते हैं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्योंकि देखो, स्क्वायर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ईच एंगल 90 एंड ईच साइड इक्वल। ठीक, ये देखिए, ये एक स्क्वायर हमने लिया, मान लो इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, और सारे के सारे एंगल यहाँ पे 90। तो देखो ये स्क्वायर है, यस सर ये स्क्वायर है। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, तो बच्चों मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसकी अपोजिट वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। अब बताओ, क्या ये जो रेक्टेंगल मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये वाला क्या रेक्टेंगल जो मैंने नीचे बनाया है, क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, इसकी चारों साइड थोड़ी ना इक्वल है। तो उसने जो बोला कि भाई ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ना 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 ना, ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, केवल वो वाले रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं जिन रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं। ये क्या बोल दिया सर? हाँ भाई, स्क्वायर भी क्या है? रेक्टेंगल ही तो है, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो गए। ठीक, लेकिन उसने क्या बोला आपसे? उसने आपसे बोला कि भाई सारे रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होते हैं? नहीं 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 ना ना ना, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये तो स्क्वायर नहीं होगा। तो मैथ्स में क्या होता है, अगर आपको एक भी एग्जांपल मिल गया जिससे कि दिया गया स्टेटमेंट काउंटर हो जाए, काउंटर का मतलब अगर आपको मैथ्स में एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जिससे कि दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा हो, तो आपको फॉल्स लिखना है। ठीक, तो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है बेटा ये तो स्क्वायर नहीं होगा ना, तो ये वाले रेक्टेंगल ने, एक एग्जाम्पल है जस्ट, इसने इस स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया, इसका अपोज कर दिया। ओके, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। नेक्स्ट, सेकंड देखिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? यस सर, ये बात हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, चेक कर लीजिए। रोम्बस क्या होता है? जिसमें एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, सबसे पहले तो यही बोला गया था कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये वाली ये वाली ये वाली, ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में, याद है। और रोम्बस होता तो बेटा पैरेललोग्राम ही है, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC, है ना, और BC इज पैरेलल टू AD, यानी कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, चेक कर लो। ठीक है, ये भाई पैरेललोग्राम कब होता है कोई कोऑर्डिनेटर? जब उसके ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। ठीक है, ऑपोजिट साइड कौन कौन से? AB DC, तो AB इज पैरेलल टू DC होता है रोम्बस में, यस सर। क्या AB इज इक्वल्स टू DC होता है? यस सर। उसके बाद ये वाले ऑपोजिट साइड BC और BD, है ना, BC क्या BD के पैरेलल है? यस सर। रोम्बस में BC AD, है ना, BC क्या AD के पैरेलल है? यस सर। और क्या BC AD के इक्वल होता है? यस सर। BC तो AD के इक्वल होगा, जब चारों इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो होंगे इक्वल, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस सर। तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन,
ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो पैरेललोग्राम। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। जब हमने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बच्चों, याद करिए, जब हमने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है ना, तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भाई स्क्वायर में दुनिया भर के जितने पैरेललोग्राम हैं उनकी भी प्रॉपर्टी होगी, स्क्वायर में रेक्टेंगल्स की भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक, और स्क्वायर में रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। तो उसने आपसे क्या बोला? उसने आपसे बोला ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस भी होंगे, एंड क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होंगे? क्या दोनों चीजें होती हैं? हाँ 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 हाँ, होती। आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर हमने ले लिया, ये देखिए इस तरीके से एक स्क्वायर ले लिया, ठीक, ए बी सी डी, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। सबसे पहले देखो इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब इक्वल है और ईच एंगल क्या है? 90 है, ठीक। तो ये स्क्वायर लिया, क्या लिया हमने? एक स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर रोम्बस है? यस सर। ये स्क्वायर रोम्बस है? यस सर, ये स्क्वायर रोम्बस है। क्यों सर? रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसके भी सारे साइड इक्वल हैं, तो ये चेक कर लो, ए बी बी सी सी डी ए डी ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर गया, क्योंकि रोम्बस की एक ही तो कंडीशन होती है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर भी तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर गया, यस सर। अब आपको चेक करना है क्या ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती थी? याद करिए, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता था, याद करिए, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता था जिसका हर एक एंगल 90 होता था। चेक कर लो, स्क्वायर जो है तो पैरेललोग्राम, यस सर, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम और उसका हर एक एंगल 90 है, यानी कि स्क्वायर भी क्या है? रेक्टेंगल है। लेकिन स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, मतलब स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर दी, है तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक। तो ये रेक्टेंगल के लिए भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी होता है, एज वेल एज, एंड का मतलब एज वेल एज वो रेक्टेंगल भी होता है। तो दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे, इस बात को आपको याद कर लेना है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसने हमसे पूछा ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स। बच्चों जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम तो होते ही हैं। हमने पढ़ा था कि स्क्वायर स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल 90 होता है और ईच साइड इसके इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक। यानी कि स्क्वायर होता तो पैरेललोग्राम ही है, और कोई पूछे क्यों होता है तो आप बोल देना कि भाई देखो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। चेक कर लो, ए बी सी डी के इक्वल भी है और ए बी सी डी के पैरेलल भी है, फिर बी सी ए डी के इक्वल भी है और बी सी ए डी के पैरेलल भी है। तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल कह रहा हूँ, सॉरी, अगर पैरेललोग्राम आपको कुछ चेक करना हो कि भाई कोई दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो दो बातें चेक करनी होंगी। क्या? सबसे पहले क्या ऑपोजिट साइड इक्वल है, उसके बाद क्या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। नोट लगाइए कॉपी में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से सुन लो। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए एंड पैरेलल भी होनी चाहिए। ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो स्क्वायर में तो ऐसा होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है ना। ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के इक्वल भी है, ठीक है भाई। जब चारों ही साइड इक्वल हैं स्क्वायर में तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, ठीक है ना, और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी, तो ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है पक्का, ठीक। तो इसने पूछा ऑल स्क्वायर्स आर नॉट, लगा दिया, गलती कर दी इसने, कह रहा है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। नहीं भाई गलत कह रहा है, होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक, फॉल्स है भाई इनका स्टेटमेंट। अगर नॉट नहीं लगा होता तब ट्रू हो जाता, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तब ट्रू हो जाता, नॉट लग गया तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब बताइए क्या जो काइट्स होंगे बच्चों वो रोम्बस होंगे? बताइए, काइट्स आपको याद है कैसे होते थे? काइट्स कैसा होता था उसके, ये देखिए
एडजेसेंट साइड इक्वल होता था ओनली, दिस वाला दिस वाले के इक्वल एंड दिस वाला दिस वाले के इक्वल, ए बी सी डी। ठीक, तो चेक कर लो बच्चों, ए बी ए डी के इक्वल होता था और बी सी सी डी के इक्वल होता था। ठीक है, क्या ए बी बी सी के इक्वल था? नो। ये ए बी का लेंथ 4 है अगर, तो बी सी का लेंथ मान लो 7 है, ये चीज़ होती थी। ठीक है, ए डी का लेंथ भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 और डी सी 7। ये दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ये दोनों 7 7 और ये दोनों 4 4। ठीक, अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम होगा? और मैंने आपको स्पेशली बताया था काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है ना, ना ना ना। काइट जो है वो क्वाड्रिलेटरल तो है, इसमें 4 साइड्स हैं, लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? बच्चों, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इसमें होते ही नहीं है। ऑपोजिट साइड कौन कौन है? चेक करो, ए बी ऑपोजिट है किसके? सी डी के। और बच्चों ए बी तो 4 है और सी डी कितना है? 7 है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी। ऑपोजिट साइड इक्वल ही नहीं है तो पैरेलल तो आप छोड़ दो, चेक करना है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि काइट में ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए काइट पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। इसने क्या बोला? ऑल काइट्स आर रोम्बस बोल दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर काइट, ध्यान से सुन लो, हालांकि मैं पैरेललोग्राम पे चला गया, कोई बात नहीं। अगर काइट, ध्यान सुन लो बच्चों, अगर काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, अगर काइट आपका पैरेललोग्राम नहीं, तो रोम्बस कहां से होगा? रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो जब ये रोम्बस ही नहीं, रोम्बस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है काइट, तो काइट काइट जब पैरेललोग्राम ही नहीं है और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो काइट रोम्बस कैसे हो सकता है? फिर भी आइए मैं आपको फिर से बताता हूँ। रोम्बस जो होता है, ठीक, रोम्बस के ऑल द साइड्स इक्वल, आपको पता है, ये देखिए रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। काइट में ऐसा नहीं होता है, तो काइट क्या रोम्बस हो सकता है? नहीं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स। उसके बाद ऑल रोम्बस आर काइट, क्या सारे रोम्बस काइट होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना बेटा, और काइट में ऐसा नहीं होता है। काइट में चारों साइड थोड़ी ना इक्वल होते हैं, तो क्या रोम्बस काइट बन पाएगा? ना, कभी नहीं। एक बात और बता दूं भाई, अगर रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। रोम्बस तो पैरेललोग्राम है, ये तो पता है आपको। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस कभी काइट बन ही नहीं सकता। क्यों? काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, काइट पैरेललोग्राम होता ही नहीं है, और रोम्बस तो पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम है क्या वो कभी काइट बन सकता है? नहीं। या फिर आप ऐसे देख लो कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं, और काइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो क्या ऑल रोम्बस आर काइट? फॉल्स, रोम्बस काइट हो ही नहीं सकता कभी। उसके बाद जी पार्ट देखिए, जी और एच बहुत बढ़िया पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आप एग्जाम में गलत मत कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था ट्रेपीजियम, अगर आपको याद हो, ठीक है बच्चों। सो जब उसने ट्रेपीजियम आपको पढ़ाया था तो ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या थी? याद करिए, ट्रेपीजियम का कुछ ऐसा फिगर आपको याद आ रहा होगा, लाइक दिस। जब हमने आपको ट्रेपीजियम पढ़ाया था, ये ऐसे, ठीक, ए बी सी है ना, और डी, ये ट्रेपीजियम आपको पढ़ाया गया था। ठीक, इस ट्रेपीजियम में बताया गया था कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, और कौन सी ऑपोजिट? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, बस। मतलब समझो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पढ़ाया गया था। मैं लिख देता हूं, अ पेयर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, OPP का मतलब ऑपोजिट, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने बोला था ट्रेपीजियम क्वालिफाई होने की क्या कंडीशन है? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। अ पेयर का मतलब केवल एक पेयर पैरेलल हो जाए काफी है, दूसरा पेयर हो चाहे ना हो। उसने ये नहीं पढ़ाया था कि ओनली अ पेयर ऑफ, ओनली नहीं लिखा था, ओनली अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ऐसा तो नहीं बोला था कि भाई केवल एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ये वाले फिगर में आप देख रहे हो, ये वाला जो पेयर है ए बी और सी डी का ऑपोजिट साइड वाला है ना, ये पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। यहाँ पर ए डी और बी सी, दीज टू आर नॉट पैरेलल, तो पैरेलल का साइन बना के कट कर दिया हमने। ठीक, ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो ट्रेपीजियम, क्योंकि ये अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई पैरेललोग्राम हमने बनाया, क्या पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम होता है?
आई रिपीट, क्या कोई पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम होता है? यस सर, चेक करो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी डी, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम है, यहां पे हमने आपको दिया ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम, ठीक, क्या ये ट्रेपीजियम है? हाँ, ये ट्रेपीजियम है। कैसे? ये ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। हाँ सर, होती हैं, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। यस सर, चेक कर लो, ए बी पैरेलल सी डी होगा। यस सर, मतलब एक पेयर ये वाला पैरेलल है और एक पेयर ये वाला पैरेलल है, यानी कि ए डी पैरेलल बी सी होगा। तो बच्चों, ये जो पैरेललोग्राम है ये ट्रेपीजियम की कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा है। ट्रेपीजियम की केवल एक ही कंडीशन की भी, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, हो तो गया, ये वाला पेयर इसके पैरेलल हो गया। अब दूसरा वाला हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल एक पेयर हो जाए काफी है। केवल तो मैंने गलत शायद बोल दिया, एक पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो काफी, दूसरा वाला हो चाहे ना हो। अगर दूसरा वाला पेयर अपोजिट नहीं है तब भी वो ट्रेपीजियम है, और दूसरा अगर पैरेलल है तब भी वो ट्रेपीजियम। आई थिंक आपको बात में समझ में आई होगी। इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं, याद रखिएगा। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रू, क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्यों सर? क्योंकि एक पेयर बस आपको चेक करना है, एक पेयर तो है ही पैरेलल, चेक कर लो, दूसरा हो चाहे ना हो, ठीक। अब सुनो, इसका मतलब ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सारे पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपीजियम है। मतलब समझो, सारे के सारे पैरेललोग्राम, मतलब स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम पढ़े हैं आपने, कौन से? रेक्टेंगल पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या ट्रेपीजियम होगा? हाँ, रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम हो सकता है, यस। क्या? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, और सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या होते हैं? ट्रेपीजियम। तो रेक्टेंगल भी एक ट्रेपीजियम का एग्जांपल है। स्क्वायर भी क्या ट्रेपीजियम है? हाँ, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। जितने भी पैरेललोग्राम है सब ट्रेपीजियम है, क्योंकि उसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल आपको मिल जाएंगे। क्या रोम्बस भी ट्रेपीजियम है? हाँ। तभी तो बस आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, क्योंकि रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस भी ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब नीचे चेक कर लो, इसने हमसे पूछा एच वाले पार्ट में, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, क्या सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होंगे? हाँ, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। यस सर, और उसने पहले ही बोल दिया ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, तो स्क्वायर तो होता ही पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। यस सर, क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलना कि भाई देखो, अगर कोई स्क्वायर आप ले लोगे इस तरीके से, तो स्क्वायर में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, खत्म, बन गया ट्रेपीजियम ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिनके पास पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए क्या, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताओ जिनके 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब बताइए, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं? एक तो स्क्वायर, दूसरा रोम्बस। तो बहुत ईजी है, ये देखिए स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर में हमने देखा है, ये देखिए इस तरीके से स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 होता है, ये देखिए, ठीक। ए बी सी डी, तो ये देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका रोम्बस। सबको पता होगा, बहुत इजी है, रोम्बस में भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखिए एक रोम्बस बनाया हमने, पी क्यू आर एंड एस, सो पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस, ऑल साइड्स आर इक्वल हियर। नाउ अब ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिसके 4 राइट एंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक, यानी कि जिसके चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। अब ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं? एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा स्क्वायर है, बहुत ईजी है, चेक कर लीजिए। ये देखिए एक रेक्टेंगल है ऐसा, 90 90 90 90, और आपको पता है ना स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 होते हैं और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल कितने होते हैं? 90, करेक्ट। सो 4 राइट एंगल्स में एग्जांपल आ जाएगा किसका? रेक्टेंगल, और दूसरा हो गया आपके पास स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक्सप्लेन करना है, उसने बोला एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ अ स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, हाउ अ स्क्वायर इज रोम्बस, हाउ अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल। कोई स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है? पार्ट है। तो इसका आंसर हमने सीधे किया। अब बहुत आसान सी बात है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं,
भाई स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, बस खत्म। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज 4 साइड्स। स्क्वायर आपने देखा है इस तरीके से स्क्वायर होता है ना, ईच एंगल 90 होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वालिफाई कर गया। ओके, नाउ सेकंड कह रहा स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बताओ स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है बताइए, ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, बस खत्म, और इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक। तो स्क्वायर में तो होता है, बस अगर आपने ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दी, जैसे भाई पैरेललोग्राम में हमें क्या पढ़ाया गया था, पैरेललोग्राम में हमें बताया गया था जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ABCD, तो हमें बताया गया था ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए बस, यानी कि AB पैरेलल CD हो जाए, ठीक, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC हो जाए, बस इतना काफ़ी है, AD पैरेलल BC हो जाए, और AB CD के इक्वल भी होती है, हाँ ये बात है, और इसी तरीके से AD BC के इक्वल भी होती है। इक्वल वाली बात अगर आप ना भी करें, केवल ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दें, जो दोनों पेयर है उनको पैरेलल दिखा दें, कि AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, ठीक, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब सुनो, कह रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है। तो स्क्वायर की अगर आप हालत देखोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए, ये स्क्वायर है एक ABCD, ठीक है ना। तो इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल है, क्यों सर, देखो ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करो, देखो बात समझो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, और ये एंगल क्या है 90, ठीक। तो बच्चों आप देख रहे हो, ये देखिए, हमने आपको बताया अगर टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके निकलती है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब आप चेक कर लो, एक लाइन AB है, नेक्स्ट आपके पास CD है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है BC है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने एंगल्स का सम 180 है, देखो 90 + 90 180, इसका मतलब AB पैरेलल क्या है CD है, ठीक। सिमिलरली AD और BC को चेक कर लो, ये AD और BC, ये AD है, ये BC, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन CD कट करके जा रही है, ये इस तरीके से, और CD के एक ही तरफ बने एंगल्स का सम कितना है 90 + 90 180, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। BC इज पैरेलल टू AD, तो इस तरीके से AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं, आपने चैप्टर अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्क्वायर में, या तो वीडियो फॉलो करिए स्टार्टिंग से, और नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए ध्यान से, मतलब प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करो ना ये वाले चैप्टर का। आप डायरेक्ट शायद एक्सरसाइज देख रहे होगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप सीधे आंसर बस ये लिखिए, क्या, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, बस खत्म। AB पैरेलल CD के होता है, इसी तरीके से BC पैरेलल AD के होता है, बस, ठीक। तो ये स्क्वायर पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है कि स्क्वायर इज अ रोम्बस। बताना है हमें स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है। होता है भाई, क्यों, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते थे, स्क्वायर में भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, AB BC CD AD ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई करेगा, यस सर करेगा। तो पढ़ लीजिए, यहाँ पे हमने आंसर लिखा है, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। फोर्थ पार्ट, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये हमें बताना है। अब बच्चों एक बात बताइए, रेक्टेंगल कौन होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर में भी तो ईच एंगल कितना है 90 है, चेक कर लो, ठीक। ये देखिए करेक्ट। तो इस तरीके से हमने आंसर लिखा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस का मतलब क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री, स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 होता है, इसलिए हम बोलेंगे हाँ भाई स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड्स क्या होते हैं इक्वल, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ओके। सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पार्ट ए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझो बच्चों, हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम जो होता है, अगर आपको याद हो, ये देखिए पैरेललोग्राम जो होता है, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यस सर,
यानी कि ये जो O है ये मिड पॉइंट है किसका, डायगोनल AC का और डायगोनल BD का, यानी कि OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू AD, OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक, तो जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए पैरेललोग्राम। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला है नेम द कोऑर्डिलेटरल्स, बोला है, कह रहा है जितने भी कोऑर्डिलेटर आप जानते हो ना सबके नाम लिख दो। तो सबसे पहले हमने लिखा कि भाई पैरेललोग्राम, आंसर में देखिए हमने लिखा भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यस सर। अब सुनो, जितने भी स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम आपने पढ़े हैं अपने सिलेबस में, जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, पता है ना, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। यस सर। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। यस सर, क्योंकि और रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है तो इनके भी डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि आपको सबके नाम लिखने हैं पैरेललोग्राम, और दुनिया भर के जितने भी पैरेललोग्राम आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक, तो सबको लिखो यहाँ पर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सबके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट कह रहा है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बच्चों ये बहुत खास है, आपने पढ़ा होगा कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं, और नहीं पढ़ा है तो उसके पहले के वीडियोस देखिए बच्चों चैप्टर के। ओके, कौन से ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्क्वायर एंड रोम्बस। ओके, तो आपको याद होगा यहाँ पे देखिए इस तरीके से रोम्बस होता था, और सॉरी ये तो स्क्वायर जैसा बनाया मैंने, है ना, देखो ये एक स्क्वायर होता था और स्क्वायर के जो डायगोनल होते थे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते थे। ठीक, इसी तरीके से रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर भी होते थे और बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। क्यों बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका स्क्वायर हो या आपका रोम्बस हो, है तो पैरेललोग्राम ही ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही, तो डायगोनल तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी है। चेक कर लो, रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ध्यान से सुन लो। रेक्टेंगल के डायगोनल, अगर ये रेक्टेंगल मैं आपके सामने बनाऊं, ये 90 90 90 90, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल यहाँ पे 90 नहीं बनाते हैं, यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, कुछ और एंगल बनेगा। ठीक, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे तो या तो रोम्बस होगा और या तो स्क्वायर होगा। ठीक, नाउ फोर्थ पार्ट कह रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे हमको कोऑर्डिनेटर बताने हैं जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। अब देखो डायगोनल किसके इक्वल होते हैं बच्चों, डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल का। सबसे पहले तो यही पढ़ाया गया था आपको कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। ये रेक्टेंगल बना ना, ABCD। ठीक, तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते थे, याद रखिएगा। AC इज इक्वल्स टू BD, हमने प्रूव भी कराया आपको, AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, डायगोनल इक्वल होते हैं किसके, रेक्टेंगल के। अब सुनो, दुनिया के जितने भी रेक्टेंगल आप जानते हो सबके डायगोनल इक्वल होंगे। तो दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं, अगर आपको याद है, स्क्वायर आपने पढ़ा था ना भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, दुनिया के सभी स्क्वायर क्या हैं, रेक्टेंगल है। कॉपी में नोट लगा लो, दुनिया के, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, यस सर, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, यस सर, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, पढ़ा है आपने, स्क्वायर भी क्या है, स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके ईच एंगल 90 हो जाए, बस। तो स्क्वायर में भी तो ऐसा होता है कि ईच एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर भी क्या, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, हमने पढ़ा है जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स होंगे उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो होगी होगी। अब रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसका मतलब स्क्वायर के भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल किसके किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, उन्होंने कह रहे हैं कि आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। अब देखो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होते थे, याद है, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनके डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में आते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटर के अंदर आएंगे। और कॉनकेव क्या होते थे, चलो पहले मैं आपको कॉनकेव ही बता देता हूं, ध्यान से चेक करो। कॉनकेव कोऑर्डिनेटर आपने 3.1 का सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है, मैं सारा एक्सप्लेन वहां पे किया, एक बार फिर से बता रहा हूं। कॉनकेव कोऑर्डिनेटर कैसा होता था, ये इस तरीके से, ये देखिए कोऑर्डिनेटर है ना, ABCD और D, चेक कर लो। ठीक, ये कोऑर्डिनेटर है ABCD, क्लॉकवाइज चलो ABCD। तो ये कॉनकेव
का एग्जाम्पल है। किसका? कॉनकेव, क्योंकि इसका अगर आप डायगोनल बनाओगे, डायगोनल कैसे बनाते हैं, एक वर्टेक्स लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले से ज्वाइन करते हैं, तो ए सी एक डायगोनल है। उसके बाद बी लिया, सी को छोड़ा, डी से ज्वाइन किया, तो ये देखिए बी डी जो डायगोनल है, ये जो बी डी डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल से बाहर चला गया। चेक कर लो, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD जो मैंने शेड किया, इससे बाहर चला गया, एक्सटीरियर पार्ट में, एक्सटीरियर पार्ट में चला गया। तो अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर चला जाता है तो वो होता है क्या? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और अगर सारे के सारे डायगोनल, जितने भी डायगोनल हैं वो सारे डायगोनल अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर रहते हैं, जितने भी, क्या 2 ही डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं ओनली क्वाड्रिलेटरल में, तो अगर डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में है तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक, ये देखिए ये रेक्टेंगल है हमारे पास इस तरीके से, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों इसके पहले भी, अगर आपने 3.1 वाले वीडियोस देखे होंगे। देखिए ये एक रेक्टेंगल हमने लिया, ठीक, हमने वर्टेक्स ए लिया, बी को छोड़ा, सी से ज्वाइन किया, एक डायगोनल ये रहा, और फिर हमने बी को लिया, सी से छोड़ा, दूसरा डायगोनल ये रहा। तो रेक्टेंगल में ओनली 2 डायगोनल होते हैं, और दोनों डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे आप, ये मैंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, आंसर लिखा है। कह रहा है इन अ रेक्टेंगल देयर आर 2 डायगोनल्स। सबसे पहले हम बताएंगे भाई रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक, बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, दोनों ही रेक्टेंगल के इंटीरियर में लाई करते हैं, हेंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए सॉरी हेंस इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, NCERT एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 55 पे आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो इन्होंने बोला ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चलो भाई बना लिया। ये देखिए इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पर है? 90 डिग्री है B पे, मान लिया हमने B इज राइट एंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने हमसे ये बोला है कि आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। ध्यान से सुनिए, कह रहा है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। मतलब समझो, देखो वो कह रहा है कि राइट एंगल के ऑपोजिट, यानी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है, कौन सी साइड है चेक करो, ऐसे करके एरो लगाओ तो पता चल जाएगा 90 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC। ठीक है भाई, चेक कर लो ना, ट्राइंगल ABC राइट एंगल है, B पे 90 है, और 90 के अपोजिट वाली जो साइड है AC, उसका मिड पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में। तो AC का मिड पॉइंट क्या है? O है। ध्यान से चेक कर लो, AC का मिड पॉइंट क्या है? O है। ओके, तो ये AC का मिड पॉइंट क्या है? O है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि बात समझिए, OA और OC इक्वल है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको? गिवन है OA इज इक्वल्स टू OC। भाई चेक कर लो ना, अगर OAC का मिड पॉइंट जितना O से A तक होगा उतना ही O से C तक होगा, तो OA इज इक्वल्स टू OC, ये आपको गिवन है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो पॉइंट O है ये A, B और C से इक्वी डिस्टेंस कैसे होगा। ठीक है ना, ये बात हमें एक्सप्लेन करनी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, मतलब समझो, वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर हम O को B से ज्वाइन करें ऐसे करके, ठीक, तो कह रहा है कि O वाला जो पॉइंट है, ये O पॉइंट जो कह रहा है ये B से जितना दूर होगा ना, यानी कि OB, उतना ही दूर ये A से होगा, उतना ही दूर ये C से होगा, यानी कि OC, OA, OB सब आपस में इक्वल होंगे। यानी कि एक तरीके से क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें कि OA का जो लेंथ होगा वही OC का लेंथ होगा, और वही आपका OB का लेंथ होगा। चेक कर लो एक बार फिर से क्या प्रूफ करना है। OB, OA, OC सब आपस में इक्वल होंगे, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, फ्रॉम C एंड फ्रॉम B। O, A, B, C तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, और अच्छा फील करने के लिए मैं आपको बताता हूं, पहले फील कर लो, कुछ लोग फील ही नहीं कर पाएंगे। ये बेटा अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होना चाहिए। एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी 4। ये कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली तीनों इक्वल है, तभी तो O A से जितना दूर होगा उतना ही C से होगा, उतना ही B से होगा। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने क्या किया,
हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी। इसी तरीके से हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये AB है, और ये हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। अब हमने BC के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी और हमने AB के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी, दोनों एक दूसरे को, ये वाली और ये वाली, दोनों एक दूसरे को सपोज D पे इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? पॉइंट D पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से रब कर दिया ऐसे, ठीक। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखिए बच्चों। हमने क्या लिखा, हमने कहा कि भाई ड्रॉ अ लाइन AD एंड DC सच दैट, ये देखिए ये AD और DC हमने इस तरीके से ड्रॉ करी कि AD पैरेलल हो जाए BC के, चेक कर लो, AD पैरेलल टू BC, कॉमा कॉमा का मतलब एंड AB पैरेलल टू DC हो जाए, ठीक। ऐसा जब आपने कर दिया तो आपने ABCD को एक पैरेललोग्राम कर दिया। यस सर, कर तो दिया भाई कंस्ट्रक्शन से। AD पैरेलल बेटा BC हो गया और DC पैरेलल AB हो गया, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो ऑपोजिट साइड अगर बच्चों पैरेलल हो गई तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, ठीक। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्यों पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इसके पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी ऑपोजिट साइड इसके पैरेलल हो गए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से AD पैरेलल BC एंड DC पैरेलल AB, तो ये पैरेललोग्राम के लिए तो क्वालिफाई हो गया। यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया तो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करेंगी, ये सुनो, ठीक है। ओके, सो एक चीज हमने आपको बस ऐसे ही बेवजह दिखाई है, इसका कोई काम तो नहीं था। हमने आपको बोला कि AD BC के इक्वल हो जाएगा और AB DC के, क्यों सर, AD BC के इक्वल और AB CD के भी ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर से सुन लो, ये ABCD एक पैरेललोग्राम क्यों हो गया, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था ना पहले, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, AD पैरेलल BC और DC पैरेलल AB, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब हम एक काम करेंगे, क्या, हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे, हम इसको दिखाएंगे भाई ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। क्या एक रेक्टेंगल है? यस सर। कैसे बच्चों, ये एंगल 90 दिया हुआ था और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में, अगर सुन लो ध्यान से, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गया ना तो चारों 90 होते हैं। कैसे पता है? सुनो, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों सर, अरे भाई है तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल 90 होते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल। अब सुन लो, B कितना दिया था क्वेश्चन में, 90, तो DB कितना हो जाएगा, 90, इसका मतलब D इज इक्वल्स टू B, दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 के। ये बात हो गई। उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखो AB पैरेलल है किसके, DC के, चेक कर लो, ये AB पैरेलल किसके, DC के, ठीक, और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, चेक कर लो, ये इसके पैरेलल है, ठीक, कौन सी, AB पैरेलल है किसके, DC के, कंस्ट्रक्शन से, और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है BC, और हमने पढ़ा कि जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसके ऐसे इंटरसेक्ट करके रख जाती है तो इसके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, इसका सम कितना होता है, 180, यानी कि B प्लस C कितना हो जाएगा, 180, ठीक। एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180। अब B कितना दिया है, 90, तो B की जगह 90 रखोगे अगर, तो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये वाले 90 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो एंगल C कितना देगा, 180, और 90 जाके उधर माइनस होगा, 180 माइनस 90, ठीक है, तो 180 माइनस 90, तो इस तरीके से एंगल C भी कितना आ गया, 90, सही है। तो यानी कि एंगल C भी कितना है, 90। अगर आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना है इस क्वेश्चन में तो कुछ मत करो, बस सिंपल लिख दो कि सिंस एंगल B इज 90 डिग्री एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल 90 होगा तो पक्का रेक्टेंगल होता है, पक्का, चारों अपने आप 90 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 90 था, ये 90 हो गया, फिर ये 90, अब अगर C 90 तो A भी 90 होगा ऑपोजिट से, ठीक, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम तो दिखा ही चुके हैं हम लोग पहले ही, क्योंकि AD हमने पैरेलल BC के ड्रॉ किया और DC पैरेलल हमने AB के ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो C 90 है तो A भी 90, तो चारों एंगल 90 होगा, तो ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक। अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल की एक बहुत खास बात होती है। अब हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए, हमने O को D से ज्वाइन किया इस तरीके से, तो एक डायगोनल आपको BD मिलेगा, एक डायगोनल आपको AC मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, यस सर,
अरे रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब समझो AC का लेंथ BD के इक्वल होगा, AC का लेंथ किसके इक्वल होगा, BD के, तो इसके डायगोनल इक्वल तो होंगे ही होंगे और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो सोचो OA का लेंथ OC के इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से OD का लेंथ OB के इक्वल होगा, और गलत नहीं होगा जब हम ये बोलेंगे कि OD OB OC OA सब इक्वल होंगे। क्यों भाई, जब पूरे के इक्वल है, पूरी लेंथ AC BD के इक्वल है, पूरे डायगोनल्स आपस में, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। बस यही बात आपको लिखनी है। ये सारी चीज़ें मैं पहले इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में करा चुका हूँ बच्चों, चेक कर लो। आपको फाइनली जाके क्या लिखना है, आपको लिखना है इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक तो ये बात बतानी कि डायगोनल इक्वल होते हैं, यस सर। उसके बाद एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, इसका मतलब ये चारों ही पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पूरा AC पूरे BD के इक्वल था, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि OA OC OD OB सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये लिखा हमने OA या AO लिख दो, OC BO OD ये सब इक्वल है। और अभी हमने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है, क्या OA OC OB आपस में इक्वल है, OA OC OB, ठीक है। तो हमने तो चारों के दिखा दिया, OA OC OB OD, ठीक है। तो इसमें से आप केवल इतना पोर्शन ले लीजिए, इतना, ठीक, कि OB OC OA सब इक्वल आ गया। इसका मतलब लास्ट में हम लिखेंगे 10 O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई O A से C से और B से इक्वल डिस्टेंस पे, हालांकि वो D से भी इक्वल डिस्टेंस पे, बट उसका कोई बात नहीं करी थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से लेके आया ना पॉइंट D, ठीक है ना। तो इस तरीके से O A से जितना दूर है उतना ही C से, उतना ही B से। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 8 इस क्वेश्चन को मैंने किया है। 9th क्लास में आप जाओगे तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराएंगे, उतना डिटेल में मैं नहीं गया हूँ भी। एक चीज़ और, अब आज के बाद आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूस मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कोई, तो ये जितना दूर वर्टेक्स A से होगा उतना ही दूर वर्टेक्स C से होगा, उतना ही दूर वर्टेक्स B से। ये डायरेक्ट आप याद कर लो आज के बाद, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, वो बोलेगा कि डायगोनल AC का मिड पॉइंट क्या है, O है, और आपसे बोलेगा A से O नहीं, आपसे बोलेगा कि पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी है। सुन लो ध्यान से, पूरे डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर दे देगा, ये 8 डायगोनल कह रहा हूँ, सॉरी हाइपोटेन्यूस, पूरा हाइपोटेन्यूस 8 सेंटीमीटर का है। तो बताओ OB की लेंथ कितनी होगी, OB की लेंथ कितनी होगी बताओ। 8 का हाफ करोगे तो OA मिल आएगा, क्यों, क्योंकि O AC का मिड पॉइंट है, तो OA कितना हो जाएगा 4, जितना OA है उतना ही तो OB हो जाएगा, तो OB भी कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो OA 4 और OB भी 4, ठीक। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन दे, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एक राइट एंगल दिया उसने, ठीक। अब O क्या है, मिड पॉइंट है, O का मिड पॉइंट होना जरूरी है क्वेश्चन में। ये A दिया, ये B दिया, यहाँ C दिया, यहाँ B दे दिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये O है, तो उसने पूरा 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये पूरा डायगोनल, ठीक। OB की लेंथ बताओ, कुछ नहीं करना है, 10 का हाफ। क्यों सर, ये O मिड पॉइंट है, 10 का हाफ, यानी कि O से A तक 5 हो जाएगा, तो O से C तक भी 5 हो जाएगा, तो O से B तक भी 5, तो OB की लेंथ कितनी आ गई 5। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, और चैप्टर नंबर 4 अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।